2 दिन बाद मीरा का ब्याह है। आज आंगन में मंडप सजाया जा रहा है। बांस बांधे जा चुके हैं। बांसों के ऊपर छाया के लिए पाकर की हरी टहनियाँ तोड़कर रखी जा रही है। घर के बड़े दामाद अजीत हंस रहे हैं। मंडप की ऊंचाई कुछ अधिक रखी है ना। दूल्हा लंबा है, ऊपर से मोर भी बांधेगा। कहीं कमर झुकाकर फेरे ना लेने पड़ जाए बेचारे को। सुनकर हंसी की फुलझड़ियां छूट गई। तभी बड़ी सलहज रेखा ने अजीत की पीठ पर हल्दी से सने हाथ का छापा बना दिया। अजीत रेखा के पीछे दौड़े। कुर्ता खराब कर दिया भाभी, पूरे पैसे गिना लूंगा। हाँ, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब। खिलखिलाकर हंस रही है। इधर पीठ पर हल्दी के थौल पड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ढोलक पर थाप। ट्यूबलाइट लग चुकी है। आंगन दुधिया प्रकाश से जगमगा रहा है। बच्चों की टोली एक तरफ बिछाए गए गद्दों पे गुलटियाँ खा रही है। आंगन के एक निरापद कोने में बड़े से चूल्हे पर घर की मंझली बहू छाया पूरियां तल रही है। रिश्तेदार एकत्र हो गए हैं। इतने लोगों की रसोई उसे ही तो बनानी है। हलवाई कल से लगेगा। बड़े बेटा बहू राकेश और रेखा, छोटे बेटा बहू विवेक और मीता, बड़े बेटी दामाद रानी और अजीत, मंझले बेटी दामाद अनु सुमित आज सुबह आए हैं। अम्मा जगनमगन हैं। सबसे छोटी बेटी मीरा के हाथ पीले कर दायित्व मुक्ति का संतोष चेहरे से स्पष्ट झलक रहा है। बाबूजी आगंतुकों में व्यस्त हैं और अम्मा कमर पर हाथ धरे आंगन में डोलती फिर रही हैं। आदेश निर्देश दे रही हैं। मीता, भीड़ भाड़ है, तुम्हारा बच्चा 5 महीने का है, काम में ना जुट जाना, उसे देखना। अपनी लाडली ननद के ब्याह में मुझसे खाली बैठा जाएगा क्या अम्मा? बच्चा पहले, काम तो होता रहेगा। मीता ने मुक्ति की सांस ली। और हाँ रेखा, कल मीरा के हाथ पैर में मेहंदी तुम्हें ही लगानी है। इसे ब्यूटी पार्लर भी ले जाओगी ना? मेकअप का सामान भी खरीदना है। तुम सामान खरीदना खूब जानती हो। इसके सैंडल तो अभी तक नहीं आए। अम्मा, मैं सब कर दूंगी, कसर नहीं उठा रखूंगी। क्यों फिक्र करती हो? रेखा को बाजार भेज दिया जाए तो वह पूरा बाजार खंगाल कर दिन अस्त होने पर ही पहुंचती है। अपना रुचि का काम पाकर वह खुश हो गई। अरे रानी, अनु, तनिक सुनो तो, अभी कई जगह कार्ड नहीं बटे हैं। कल सुबह तुम लोग नहा धोकर निकल जाना। अभी तक कार्ड नहीं बटे? अम्मा, यहाँ का काम तो बड़ा ढीला पोला है। रानी ने कपाल पर हाथ मारा। सब राम भरोसे चल रहा है बिटिया। ये रवि और छाया तो ऐसे निठल्ले हैं कि इनसे कोई काम ही नहीं होता। अब तुम सब लोग आ गए हो, सबका योगदान रहेगा तो मीरा राजी खुशी विदा हो जाएगी। अम्मा ने दुखड़ा रोया। निठल्लेपन से उन्हें रवि की याद आई। हाय नारायण, रवि मीरा के गद्दे रजाई में रुई भरवाने गया था, अब तक नहीं लौटा। जहाँ जाता है चिपक जाता है। पनीर का ऑर्डर देने कब जाएगा? इतना दिमाग तो है नहीं कि उसी तरफ से ये भी काम करता आए। तभी राकेश ने गुहार लगाई। अम्मा, मैं फ्रिज ले आया, बताओ कहाँ रखवा दूँ? और ये टीवी ओनिडा का है। भाव विहल अम्मा फ्रिज और टीवी पर अपना खुरदुरा हाथ फेरने लगी। कहाँ सोचा था कि मीरा को इतना कुछ दे पाऊंगी। राकेश और विवेक ने सब संभाल लिया। राकेश थानेदार है, विवेक इंजीनियर और एक है श्रीमान रवि शुक्ला, प्राइवेट स्कूल में शिक्षक। अम्मा की तो लुटिया ही डुबो दी। शेष कसर पूरी कर दी छाया ने। ना सूरत, ना शक्ल, ना दहेज। रवि अपनी साधारण पत्नी से संतुष्ट है तो रहे, अम्मा कैसे हो जाए? उन्हें अच्छे बुरे की परख है। इसीलिए रवि और छाया पर दृष्टि पड़ते ही मुख मुद्रा विकृत हो जाती है। वे निकट खड़ी बुआ को बताने लगी, राकेश फ्रिज दे रहा है, विवेक कलर टीवी। अभी जाने कितना खर्चा होगा बेचारों का। अनु गर्व से बताने लगी, मैं स्टीरियो सिस्टम दे रही हूँ। हैसियत तो इतनी नहीं है, पर मीरा का ब्याह क्या बार बार होगा? सच्ची, मैं तो डाइनिंग टेबल दिए रही हूँ। अरे, देने का दिल होना चाहिए, दिल। रानी ने दाएं हाथ से 2 बार सीना ठोका। और छाया क्या दे रही है? बुआ पूछने लगी। देगी क्या? एक चादर तो काट रही थी, कहती है रेशम की कढ़ाई है,
पता नहीं क्या है रे ये रेशम की कढ़ाई। इतना भारी योगदान। अनु ने आंखें फैलाई तो आंगन एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। ये ठहाके पूरियां सेकती छाया के कानों में पड़े तो हाथ में पकड़ी पूरी छन्न से कढ़ाई में जा गिरी और तेल उछलकर उसकी कलाई पर पड़ गया। फफोले निकल आए। वह आह भरकर रह गई। इस घर में उसकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। रवि से कितना कहा कोई बड़ा आइटम दे दो, कहीं से कुछ ऋण ले लो। वे अड़ गए। श्रमदान कर तो रहा हूँ और क्या करूँ? महीना भर से झोला लटकाए बाजार दौड़ रहा हूँ। तुम अचार, बड़ी, पापड़, साड़ी के फॉल में माथा पच्ची कर रही हो। ये कुछ नहीं? नहीं, योगदान वो अच्छा जो ऊपर से दिखे। ना दिखे, मैं ऋण नहीं लूँगा बस। न ले, सुनाया तो उसे जा रहा है ना। खुद तो सुबह से ना जाने कहाँ गायब है। फिर सच तो ये है उसे स्वयं भी चादर देने में लज्जा आ रही है। वह चादर के साथ में वो एक साड़ी जो उसे मामा जी के घर से मिली है दे देगी और एक जोड़ी पायल भी। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अम्मा जी, आज चाय वाय मिलेगी या नहीं? पुरुषों के समूह से अजीत का स्वर उभरा। अभी बनवाती हूँ, कहकर अम्मा अपने स्थान पर खड़ी खड़ी छाया की ओर घूमी। छाया, तनिक उठ जा, हाथ पैर चला। सब सुबह से काम में लगे हैं और तुझे इतना होश नहीं कि चाय बना दे। चल, बाकी पूरियां बाद में सेकना। छाया की विचार श्रृंखला टूटी। सिर पिटाकर बोली, कितने कप बनाऊं अम्मा? 15-20 कप। और कितना? चाय हम भी पियेंगे, हम भी। बच्चे उचक उचक कर कहने लगे। वैसे तो ये लोग चाय पीते नहीं, पर आज भी पी लेंगे आधा आधा कप। 2-4 रोज मौज मार ले। रेखा का समर्थन मिल गया तो बच्चे नारेबाजी करने लगे। रेखा मामी जिंदाबाद, रेखा ताई अमर रहे। अम्मा वानरसेना का कोरस सुनकर लोटपोट हो गई। आगंतुकों के बीच बैठे बाबूजी का उत्साह समुद्र सा ठाटे मार रहा है। बार बार दोहरा रहे हैं, गौरव वकील है, बड़े भले लोग हैं, दान दहेज की मांग नहीं की। बोले जो इच्छा हो दे दीजिए। मीरा बड़ी भाग्यवान है जो इतना अच्छा घर वर मिल रहा है। समझ लीजिए घर बैठे रिश्ता आ गया। रवि की खोज में बाबूजी कैसा मुंह फाड़कर कह रहे हैं कि घर बैठे रिश्ता आ गया है। जिस लाडली के लिए कहते न आगाते थे कि अपनी इस बच्ची को बड़े ठाट बाट से विदा करूंगा, ऐसी सुंदर उच्च शिक्षिता कन्या के तो घर बैठे रिश्ते आएंगे। उसी रूपवती कन्या के लिए वर ढूंढने निकले तो जूते घिस गए। जहाँ भी जाते दहेज पर बात अटक जाती। बाबूजी नैराश्य की गहरी घाटी में लुढ़कते ही चले जाते यदि रवि अपनी कर्मठ भुजा बढ़ाकर उन्हें ऊपर न खींच लेता। छाया के साथ उसके मामा की पुत्री के वैवाहिक आयोजन से लौटा तो गौरव मिश्रा का प्रसंग उसके मस्तिष्क में छाया हुआ था। बाबूजी, आयोजन में गौरव आया था। अभी अभी सिविल वकील हुआ है। आप पत्र व्यवहार कीजिए, मैं पता ले आया हूँ। हाँ बाबूजी, लड़का बहुत अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ बात बन जाएगी। गौरव के पिता नहीं है, बस माँ और विवाहिता बहन सीमा है। छाया ने पति का अनुमोदन किया। बाबूजी को अपने इन निठल्ले बहू बेटे की बात पर विश्वास तो न था, लेकिन वे ऐसे कृपण भी न थे कि एक अंतर्देशी पर व्यय ना करते। आशा पत्रोत्तर की भी न थी और कहाँ गौरव ने मीरा को देखने की तिथि भी लिख भेजी। अविश्वास से अम्मा का मुंह फटा का फटा रह गया। आनन फानन में राकेश रेखा को बुलवा लिया। छाया रसोई संभालेगी, कोई बाहर संभालने वाला भी तो चाहिए। और फिर छाया और रवि को बड़े लोगों के बीच बैठने का सहूर भी तो नहीं। राकेश रेखा संभाल लेंगे। पहला प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। रेखा ने अपनी बहुमूल्य गुलाबी साड़ी और सफ़ेद मोतियों का सेट पहना दिया मीरा को। घर की सामान्य स्थिति से विशुद्ध बाबूजी के मुख पर मीरा को देख तनिक उत्साह जागा, जैसे हारी बाजी जीतने के आसार दिख रहे हों। गौरव प्राय चुप रहा। उसकी माँ ने ही सामान्य वार्तालाप किया। ये मेजपोश किसने काढ़ा है? मीरा ने। अम्मा तपाक से बोली। और ये मठरी भुजिया, शक्करपारे, हलवा बाजार के तो नहीं लगते हैं, मीरा ने बनाए हैं। अम्मा के झूठ पर
मीरा की झुकी गर्दन और झुक गई। लगा जिस छाया को सदा नेपथ्य में रखे जाने का प्रयास किया जाता है वह इस कक्ष में उपस्थित है। मीरा की सहेलियां आती, छाया भीतर चाय नाश्ता बनाती और सहेलियों से रेखा मीता को मिलवाया जाता। दोनों भाभियां बहुत पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, बड़े घर की हैं और छाया बखान के लिए कोई सुदृढ़ पृष्ठभूमि तो हो, शिक्षा सामान्य, रूप रंग सामान्य। मीरा पसंद कर ली गई। बात चुटकियों में बनते देख बाबूजी हतप्रभ थे, अभिभूत थे, चमत्कृत थे। विवाह का मुहूर्त जल्दी का निकला। अम्मा के हाथ पैर फूलने लगे, किंतु छाया ने बड़ी दक्षता से सारी जिम्मेदारी उठा ली। रवि आढ़त, हलवाई, सुनार, टेंट हाउस के चक्कर काटने लगा। छाया अचार, पापड़, बड़ी, चिप्स, चादर तैयार करने में संलग्न हो गई। कितनी दुकानें देखकर तो कपड़े का चुनाव कर पाई। गुलाबी चादर में टके काले कपड़े के फूल, अपने निर्माण पर मुग्ध थी छाया। दूसरे दिन सुबह से मंत्री पूजा की तैयारी होने लगी। राकेश और विवेक लाइट अरेंजमेंट और पंडाल की व्यवस्था देख रहे थे। दामाद तो ऐसे अवसरों पर ठाट भोगने आते हैं, अधिक से अधिक व्यवहार में आने वाले लिफाफों और उपहारों की सार संभाल कर देंगे। किसने क्या दिया इसकी सूची बना देंगे। रेखा मीरा को ले ब्यूटी पार्लर खिसक गई। दोनों जीजियां काट बांटने। मीता के कंधे पर नन्हे शिशु का भार था। ऊपर से जिठानी और नंदे अपने बच्चों को नहलाने धुलाने और नाश्ता देने का वृहद काम उसे ही सौंप गई थी। एक छाया ही बसती थी। नहा धोकर पाकशाला में घुसने लगी। तब उसे ध्यान आया, अभी चादर, साड़ी, पायल अम्मा को दे दे तो वे सहेज कर मीरा के बैग में रख देंगी। फिर उसे रसोई से अवकाश नहीं मिलेगा। वह तत्परता से सामान निकाल आई। अम्मा, ये मीरा को दे रही हूँ, देखो ठीक तो है ना। मन तो बहुत कुछ देने को है, पर हैसियत, अब हैसियत ना सुना, ये भी रख ले, मीरा के लिए कमी नहीं है। अम्मा ने पक्षे पास्त्र दागा। एक रेखा और मीता है, ननद के लिए खर्च किए बिना इनसे रहा नहीं जाता। भाई तू ये भी रख ले, मैं निठल्लों से आशा नहीं करती। छाया दीनता की मूर्ति बन कुछ देर सामान लिए खड़ी रही, फिर अम्मा के सामने रख रसोई में जा घुसी। सांझ घिरते तक रेखा और मीता मीरा के हाथों में मेहंदी लगाने बैठ गई। लगे हाथ अपने भी हाथ रचा लिए। बच्चों के हाथों में बेल बूटे सज गए। अम्मा ने छाया को पहले ही समझा दिया था, छाया तू मेहंदी रचा के न बैठ जाना, काम बहुत है। तू यहाँ रहती है, तुझे ही मालूम है कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। मेहंदी घुली रखी रहेगी, विदा के बाद लगा लेना। विवाह के दिन छाया चक्कर घिनी सी घूमती रही। उधर रवि शाम 5 बजे तक भी नहीं नहा पाया था। उसको मैला कुर्ता पजामा पहने देख छाया बोली थी, नहा लो, शेव कर लो, धुले वस्त्र पहन लो। राकेश भैया और विवेक भैया को देखो कैसे बने ठने हैं। अरे हमारा सजना धजना कौन देखेगा, लड़की का भाई हूँ, दूल्हे का मित्र नहीं जो सुबह से सूट टाई बांधने लगूं। अम्मा बीच में कूद पड़ी। हाँ हाँ, फिर ये कैसे पता चलेगा कि तुमने बहन के ब्याह में खूब काम किया है। जाओ तनिक हुलिया सुधार लो, बारात में बड़े बड़े अफसर लोग आ रहे हैं। और छाया तू अब तक बाल छितराए घूम रही है, जा तैयार हो जा झटपट। अपनी नंदों जिठानियों से कुछ तो गुण सीख, सब तैयार हो रही हैं, पर तुझे कुछ परवाह नहीं। तेरे दोनों बच्चों को रानी ने तैयार कर दिया है, भूत बने घूम रहे थे। अम्मा एक और चली गई। छाया का जी चाहा यहीं बीच मंडप में धम्म से बैठ जाए और जी भर के रो ले। वह भारी मन से हाथ मुंह धोने चली गई। जब तक बारात विदा नहीं हुई उसके पैर नहीं थमे। पुत्री को विदा कर रोती कलपती अम्मा एक कोने में ढह गई। रेखा, मीता, रानी, अनु अपने इधर उधर बिखरे कपड़े लत्ते जूते चप्पलें सहेजने बटोरने लगी। 1-2 दिन में उन्हें जाना होगा और फैले घर में सामान ढूंढना क्या कम श्रम साध्य होता है। रवि गुम हुए बाउल चम्मच गिलास ढूंढता फिरता रहा तो छाया बच गए किराने के सामान के गणित में लगी रही। हाल का हाल बचा सामान वापस हो जाएगा तो ठीक होगा। भोजन बहुत बच गया था। मेहरी नाइन, जमानदारीन,
अभी आ डटी थी। छाया को ही माथा खपाना पड़ा। बाथरूम रगड़ना धोना था सो अलग। वहाँ इतनी फिसलन हो गई थी कि बाबूजी फिसलते फिसलते बचे। लापरवाही व सफाई पर बहुत देर तक बोलते रहे। उधर रात के गरिष्ठ भोजन से उकताए बुजुर्ग अतिथि ताजे दाल चावल खाने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। सुख दुख का अनुभव समेटे मीरा ससुराल पहुंची तो रात हो चुकी थी। परछन के बाद उसे घर के भीतर ले जाया गया। दूसरे दिन सुबह से ही कथा व भोज की तैयारी होने लगी। अफरा तफरी मची थी। पूरे गांव को भोज दिया जा रहा था। पंगत बैठ चुकी थी। तभी गौरव की माँ दांत पीसती हुई बोली, ये लो अचार खत्म, अब क्या परोसे? अपना मूड। कहती थी ना, बच्चों की पहुंच के ऊपर रखो बरनिया। पर यहाँ तो 4 दिन पहले से अचार खिलाया जा रहा है। अब नाक गई। सीमा फुसफुसाई, अम्मा बहू के साथ अचार आया है, उसे क्यों नहीं परोसवा देती? अम्मा की जान में जान आई। कथा के बाद मीरा को जिस कमरे में बिठाया गया था, दहेज का सारा सामान वहीं ठूसा था। अम्मा अचार की बरनियाँ ढूंढती वहीं पहुंची। आम के अचार की बरनी खोली। वाह, क्या बढ़िया खुशबू है। बहू छाया ने बनाया है अचार? जी हाँ, वह बहुत बढ़िया अचार बनाती है। सिंघाड़े का, सेम का, आलू का। उसका बस चले तो घास फूस का भी बना डाले। और ये पापड़ कितने पतले बने हैं, उसी ने बनाए होंगे। बड़ी निपुण है छाया। अभी कुछ दिन पहले मामा के घर ब्याह में मिलना हुआ, तभी उसकी फुर्ती देखी मैंने। सारा काम संभाले हुई थी। वरना आजकल के नातेदार अपनी साज सज्जा और मेजबान की नुक्ताचीनी ही अधिक करते हैं। यही देख लो, काम कम हो रहा है, हाय तौबा अधिक मची है। अम्मा बरनी लेकर चली गई। मीरा के सामने प्रश्न चिन्ह छोड़ गई। ये लोग छाया